वेलकम बैक। आई एम विवेक बिंद्रा। आई एम ए मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। मेरी इच्छा रहती है कि आपको इस चैनल के माध्यम से सारे वो पावरफुल टूल्स और वो सारे बिजनेस के मेथड्स और प्रोसेसेस आपको शेयर करता रहूं, ताकि हमारे देश में छोटे छोटे व्यापारियों को वो मदद, वो नॉलेज मिल सके जो उनको वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में जाके नहीं मिली। आज बात करूंगा मैं कि एक ऐसे इकोसिस्टम बिल्ड कर देते हैं एक कॉमनैलिटी के बेसिस पे। पीड़ित लोग, जब कई पीड़ित लोग, कई दुखी लोग, कई परेशान लोग मिलकर के इकट्ठे जुट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, उस लीगल फॉर्मेशन को सरकार ने एक लीगल फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी दी है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, कॉमन सोशल इंटरेस्ट को, या कॉमन और किसी ऐसे इंटरेस्ट में जिसको सामने वाले को लूटा जा रहा हो, दुखी किया जा रहा हो, बहुत सारे पीड़ित लोग इकट्ठे मिलकर के सामने समाज में कई चुनौतियों का इकट्ठे एकजुट होकर सामना कर सकते हैं, और उस मूवमेंट को बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जिस प्रकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप, इसी प्रकार इसको भी एक लीगल स्टेटस दिया गया है। 10 या 10 से ज्यादा लोग मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत जल्दी 5 छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगा जिससे 5 प्रकार के मूवमेंट्स आपको समझ में आएंगे, और हो सकता है ये मूवमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप भी समाज की भलाई के लिए और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल रहेगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की। गोपाल यादव, जो कि झलवा नाम का स्थान इलाहाबाद के नजदीक, वहां पे एक गांव है, वहां पे बांस के पत्तों का पंखा बनाता। अब ये बांस के पत्तों का पंखा क्या, जिस जिस जगह पे इलाके में बिजली नहीं आती वहां हाथ से हिलाकर पंखा झल के आदमी अपने आप को थोड़ा सा सुख दे पाता है, और वो उस पंखे का बड़ा अपने आप में एक मार्केट है, लोगों को चाहिए। लेकिन ये बेचारा जो यादव है, गोपाल यादव, ये उतना पंखा नहीं बना पाता। ये बना के कितना बहुत मेहनत करता, लगाता, बहुत ही मेहनत करता, तो 50 ही पंखा बना पाता है। अब 50 पंखा जाके आसपास गांव में बेच आता है। गांव में परचेजिंग कैपेसिटी कम, गांव में परचेजिंग पावर कम, तो पंखे का पैसा इसको कम मिलता है। इसको पता है जो गांव में ये पंखा 5 रुपए का बेच रहा है, ये बाजार में चला जाएगा तो 25 रुपए का, 30 रुपए का, 35-40 रुपए का बिकेगा। ये जानता है अच्छे से। लेकिन सोचा यार 25-50 पंखा लेके कहां जाएगा इतना दूर, और फिर आएगा क्या बचेगा, कितनी मेहनत लगेगा। अब ये सोचे कि मैं अगर जाऊं बाहर तो मेरे को कम से कम 500 पंखा लेके जाना चाहिए, तब जाने का 1000 पंखा लेके जाना चाहिए, तब जाने का फायदा हो। अब ये सोचा 1000 पंखा बनाऊं कैसे, मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास तो कोई जमीन नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से 2000-5000 पंखा बनाऊं। यही आती है बात प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की। ऐसे कई पंखा बनाने वाले लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे आपस में, और एक मिल करके एक पढ़े लिखे आदमी को मैनेजमेंट में डालें जो चोरी ना करे, जो उनको तंग ना करे, जो ट्रस्ट वर्दी हो, और मिल करके एक मैनेजमेंट तैयार कर लें, और ये सब पंखा झलने वाले मिल करके बाजार से लोन ले लें, बैंक से लोन लें, मशीन सेटअप करें, और हाई स्पीड पे बहुत सारे पंखे बनाएं। वही पंखा जो आज 5 रुपए का बेच रहे हैं, वही जाकर के मार्केट में 40 रुपए का बेच पाएंगे। मार्जिन बढ़ जाएगा, कमाई होगी, जिसकी जितनी कैपिटल उसमें उतना बढ़ता चला जाएगा। इसको और समझना चाहते हैं, मेरी पुरानी केस स्टडी लिज्जत पापड़ की आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी देख लीजिए, मजा आ जाएगा। अमेजिंग केस स्टडी है लिज्जत पापड़ की। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स की पीड़ा को तो आप जानते हैं, आप पहचानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ आपने देखा, मुंबई तक के लोग पहुंच गए। फार्मर्स हमारे देश के आज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, जमीनें बेचनी पड़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको ठीक पैसा मिल नहीं पाता उनके लिए मार्केट में। तो आज एक कहानी शुरू करूंगा। साउथ कश्मीर का एक प्यारा सा इंसान गुलाम मोहम्मद, इसके पास एक भैंस थी जिससे ये उत्पादन करता था 12 लीटर दूध का। ध्यान दीजिएगा, 2 लीटर ये घर में यूज करता था, 10 लेकर के बाहर बाजार में जाता था कि भैया 10 लीटर दूध मैं बेचना चाहता हूं, क्योंकि इसको उत्पादन में मेरा को कुछ खर्चा लगा, वो खर्चा निकलेगा, कुछ पैसा बचेगा। जिसको ये दूध बेचने जाता था वो उसको 18 रुपए लीटर देता था। कहता था मुझे मार्केट में जाना है, मुझे आगे जाकर के देना है, मेरे खर्चे हैं, वो उसको 18 देता था। 18 रुपए लीटर में, इस 18 रुपए लीटर इसको मिलता था, मार्केट का रेट 40 रुपए लीटर का था। बीच का पैसा वो मिडिलमैन बीच में खा जाते थे। अब ये उनसे बहस करे तो वो माने नहीं, इसका अपना खर्चा भी ना निकल पाए। तो एक दिन गुलाम मोहम्मद ने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि मैं खुद ही शहर चले जाऊं और मैं खुद जाकर के शहर में दूध बेचा। उसमें क्या दिक्कत है, बीच में मिडिल मैन की मुझे जरूरत ही नहीं। अब वो शहर जाने के लिए उसको चाहिए थी मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल वो खरीदने गया वहां पे साहूकार से मोटरसाइकिल खरीदने गया, तो वहां पे उसको 5% ब्याज पे उसने मोटरसाइकिल दी, यानी कि कर्जा दिया जिससे मोटरसाइकिल खरीदे वो। अब 5% का मतलब हो गया साल का 60% ब्याज के ऊपर लिया, तो वो उसके ऊपर इतना भार पड़ गया जिसका वो अनपढ़ व्यक्ति हिसाब जोड़ नहीं पाया। बहरहाल ये मोटरसाइकिल तो ले आया और दूध 5 दिन का इकट्ठा करता, 50 लीटर दूध लेकर के शहर जाता। शहर में वहां मंडी पे जो आदमी बैठा वो उसको बोलता, ये तेरा कम से कम इसमें 20 लीटर तो खराब हो गया।
50 में तेरा 20 खराब है, इतने दिन से तू रखा हुआ है, तो 30 का पैसा दूंगा, बाकी 20 का दूंगा नहीं। वो 30 का इसको थोड़ा बहुत पैसा और देता था, और 20 जो बाकी है उसमें पानी मिला करके वो खुद बेच के खुद मोटा पैसा कमा लेता। गुलाम मोहम्मद अभी भी परेशान, बोला मोटरसाइकिल खरीदी, वहां पे लुटा मैं कर्जे के चक्कर में। पहले मैं लुटता था, वो 18 रुपए लीटर देता था, अब लुटता हूं, ये आधा दूध वापस देता है, उसकी भी कीमत पूरी नहीं देता, और मेहनत पूरी करता हूं। मैं भैंस के बाद और भैंस खरीदना चाहता हूं, मेरे पास कोई जुगाड़ ही नहीं। दुखी परेशान गुलाम मोहम्मद अपनी सारी समस्या, अपनी सारी पीड़ा अपने मित्रों को आसपास गांव में बताता था, उनसे पूछता था समाधान। तभी पता चला एक ऐसी संस्था आई है उनके गांव के पास, जो उसके जैसे कई लोगों से दूध इकट्ठा करती है, मिल्क प्रोक्योरमेंट करती है। और यह संस्था 18 रुपए लीटर नहीं देती उसको दूध का, 20, 25, 30, 35 रुपए लीटर देती है उसको, नहीं थोड़ा और ज्यादा, 40 रुपए लीटर नहीं, और ज्यादा 45 नहीं, 49 रुपए लीटर दूध कब मिलता है गुलाम मोहम्मद को। और इस संस्था का नाम क्या है? अमूल। इसको बोलते हैं सहकारिता, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ताकत। अमूल ने ऐसे कई लोगों को व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के माध्यम से उनको सही पैसा दिलाया। वो पैसा इमीडिएट देता है, कोई उधारी का चक्कर नहीं, पूरा दूध लेता है फ्रेश, रोज आके कलेक्ट करता है। इस गुलाम मोहम्मद को शहर जाने की आवश्यकता नहीं, गुलाम मोहम्मद के घर के नजदीक आ जाता है। इसे कहते हैं सहकारिता। अमूल का आज टर्नओवर 38,000 करोड़ रुपए का, एक कमॉन कितना, 38,000 करोड़ रुपए का। अमूल हमारा क्लाइंट भी है। और खुशी की बात बताएं, पिछले 7 साल के अंदर अमूल ने 24 रुपए लीटर से रेट को बढ़ा के 49 रुपए लीटर कर दिया, जो आज एक किसान को अमूल देता है। जो किसान, देखिए ध्यान दीजिए, ये इतना पैसा जो अमूल बढ़ा रहा है, मेरा मन करता है अमूल के ऊपर एक पूरी केस स्टडी बना दूं। अगर आप चाहते हैं कि अमूल पे पूरी केस स्टडी सुनना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो अमूल पे भी केस स्टडी दूंगा। मेरा तीसरा उदाहरण है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई गई है कुछ बिल्डरों के द्वारा, बहुत सताए जाने के कारण, उनके साथ तंग करने के कारण। पीछे एक उदाहरण के रूप में अब तो रेरा कंप्लायंस आ गया। खैर, अगर आप जब भी कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो पहले बिल्डर चेक कर लीजिए रेरा कंप्लायंट है कि नहीं है। रेरा कंप्लायंस पे आपकी सुरक्षा बढ़ जाती है। कमिंग बैक टू द एग्जांपल, 2010 के आसपास एक बिल्डर ने कुछ फ्लैट लॉन्च किए पुणे के पास में, महाराष्ट्र में, और वहीं एक साहब ने, सज्जन ने जाके वहाँ पैसा दिया। अपना 20% देने के लिए उन्होंने अपना 1 BHK फ्लैट बेच करके दे दिया और बाकी का लोन ले लिया। और बोला गया उनको कि 2013 के अंदर उनको फ्लैट मिल जाएगा। 2013 आया तो बोला 2015 में मिलेगा, थोड़ा डिले हो गया। 2015 आया तो बताया मार्केट में बहुत तकलीफें चल रही हैं, 2017 में होगा, 2020 में होगा। अल्टीमेटली बेचारे का मकान भी बिक गया जिसमें रहता था, जो खरीदना चाहता था वो मिला नहीं, ऊपर से लोन सर पे और चढ़ गया, बैंक की किस्तें बन गई, किस्तें देनी पड़ रही हैं, जाए तो कहाँ जाए आदमी। इसके लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहीं बनी, और तभी उस आदमी को उनके रिश्तेदारी ने मिल करके, इस प्रकार के 100 लोग इकट्ठे हुए, 100 लोगों ने मिलकर ज़मीन खरीदी। उस जमीन पे एक अच्छे बाहर से एफिशिएंट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस था, ऊपर मैनेजमेंट अच्छी बनाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उसी ने उनके लिए पूरी सोसाइटी तैयार कर दी। सोसाइटी खड़ी हो गई। वही सोसाइटी का फ्लैट जो पहले उनको 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ रहा था, वही अब उनको 3100 रुपये, 3,000 रुपये स्क्वायर फीट पड़ गया। क्यों? क्योंकि बड़े सारे मार्जिन खत्म हो गए, कई लोगों को बहुत सारी सैलरियाँ नहीं देनी, मार्केटिंग की कॉस्ट खत्म, ब्रांडिंग की कॉस्ट खत्म, और वही फ्लैट जो 4,000 रुपये का पड़ता था अब 3,000 का हो गया। हो सकता है 2900 का पड़े। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है, सरकार उस पर टैक्स भी नहीं देती, उसके बेनिफिट भी होते हैं। आप अगर उसमें से कुछ फ्लैट बेच दें तो आपको और ज्यादा इनकम हो जाए, जिसको आप आपस में बाद में उन सारे मेंबर्स के अंदर बांट दें जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। चौथा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए मैं आपको यूपी के अंदर पीलीभीत के पास एक गांव की कहानी सुनाता हूं। एक साहब, अब बेचारे उनके पास उनको बैंक लोन देता नहीं, क्योंकि उनके पास वो क्रेडेंशियल्स भी अवेलेबल नहीं है जिससे बैंक उनके लोन को अप्रूव कर सके। बेटी की शादी आ गई, बेटी की शादी में पैसा चाहिए, गए साहूकार के पास। साहूकार कौन? उस इलाके का पीलीभीत का सबसे बड़ा बाहुबली। बोला ले जाओ पैसे, कोई बात नहीं। ये जाकर के उनसे मांगे 10 लाख रुपए। वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दूंगा 4% पे ब्याज, बहुत सस्ते में दे रहा हूं। ये बोला दे दो कोई बात नहीं। 4% मतलब क्या हो गया? साल का 50%। साल का 50% मतलब उसका 10 लाख, अगले साल 15 लाख रुपए हो जाएगा। क्या? हाँ, अगले साल 15 लाख हो जाएगा। अब वो सोचा यार 15 लाख ना हो जाए कहीं, 6 महीने में जुगाड़ करके इसको मैं 12.5 ही वापस कर देता हूं, क्योंकि 6 महीने में कर दूंगा, 1 साल में 15 तो 6 महीने में 12.5 ही होगा ना, 5 की जगह 2.5, आधा अमाउंट हो गया। तो ये 12.5 लेके पहुंच गया उनके पास 6 महीने के बाद। बोला ऐसा है सेठ जी, ये 12.5 लाख रुपए आपके वापस देता हूं। सेठ जी बोले क्या 12.5 कैसे भाई, तेरे तो 14.5 बन गए। बोला 6 महीने ही में तो दे दिया मैंने आपको। नहीं, तेरे प्री पेमेंट चार्जेस भी तो हैं, वो काफी मोटे लग जाते हैं, तेरे प्रोसेसिंग फीस चार्जेस भी तो हैं, वो तो मैंने तुझसे लिए ही नहीं, और इंटरेस्ट, ये तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट था राजा, इसलिए तेरा अमाउंट थोड़ा बढ़ गया। अब ये बेचारा गांव का आदमी, इसने क्या किया, इसको कहीं सुझाव दिया गया,
कई लोगों के साथ मिलकर इन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी, जिसमें लोग मिलकर के अपना पैसा डालते हैं। पूरा पक्के खाते में पैसा जाता है, सब मिलकर अपना डालते हैं। जो जिस प्रपोर्शन में डालते हैं उस प्रपोर्शन में इनको मनी लेंडिंग का बाद में बेनिफिट मिलता है। जिसको चाहिए वो उसमें से विड्रॉ भी कर सकता है। तो पहले जो 50% पे करना पड़ रहा था, अब वो 10% पे बोरोइंग कर पा रहे हैं, यानी कि एकदम अचानक 1/5 हो गई इनकी कॉस्ट। बिहार में भागलपुर के नज़दीक एक पास के गाँव में शंभू नाम का आदमी रहा करता था। वो शंभू जो दुकानदार के पास गया 1 लीटर तेल लेने के लिए, तो उस पर MRP लिखा हुआ 225 रुपए। MRP तो आप लोग जानते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं चार्ज किया जा सकता। वो दुकानदार उससे 250 रुपए मांगता। वो बोला भैया ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? दुकानदार बोला मुझको दूर जाकर शहर से लाना पड़ता है, मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, इसलिए तो मैं लूंगा ही लूंगा। शंभू बेचारा दुखी, शंभू उससे बहस करे, वो आदमी माने नहीं। वही दुकानदार, वही लाला जी जब सब्जी खरीदते हैं, जो सब्जी आके सब्जी का प्रोड्यूसर है उससे खरीदते हैं, तो उनके तराजू ऐसा है कि उससे खरीदते हैं 10 किलो और मिल जाती है 11 किलो, बेचारे की 1 किलो फालतू निकल जाती है। और जब वो शंभू को बेचते हैं तो शंभू को बेचते हैं 10 किलो, शंभू को मिलती है 9 किलो, तो शंभू को 1 किलो कम मिलती है। तो खरीदने वाले से 1 किलो निपटा गए, बेचने वाले को भी 1 किलो निपटा गए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चोर बाजारी। इतना ही नहीं, जब कोई सीजन का समय आता है तो अडल्ट्रेशन भी करते हैं, मिलावट भी करते हैं। यही जब दूध बेचते हैं तो उसमें पानी मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं। जब मिठाई बेचते हैं तो मावे के अंदर गलत चीज़ें और मिला देते हैं। जब कुछ रंग बेचते हैं तो उसमें कुछ मिलावट। जो चीज़ बेचते हैं वो मिलावट से भी ये पैसा कमाते हैं। इसको बोलते हैं बहुत बड़ी चोर बाजारी। 1948 में स्वतंत्रता मिलने के जस्ट बाद कुछ मजदूरों ने मिलकर मुंबई के अंदर अपना बाजार नाम की संस्था की स्थापना करी। ये भी एक कोऑपरेटिव मूवमेंट। और देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी आज 150 करोड़ का टर्नओवर हो गया, इनके 80 से ज़्यादा आउटलेट हो गए और देश भर में इसका नाम इतना हो गया अपना बाजार। ये सहकारिता का मूवमेंट जो इस प्रकार की चोर बाजारी से लोगों की, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा करता है, उनको सही दाम दिलाता है। 2 बातें और बताना चाहता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ तकलीफें भी होती हैं, जिनके कारण ये पनप नहीं पाते, ये चल नहीं पाते। पहला कि फंड लिमिटेड रहते हैं, ज़्यादा फंड कभी मिल ही नहीं पाते क्योंकि लिमिटेड लोग ही साथ में रहते हैं। दूसरा, लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें चीज़ें आप कॉन्फिडेंशियल रख नहीं सकते। जो मेंबर्स हैं उनमें हर एक को हर एक चीज़ पता रहती है, इसलिए कंपनी की स्ट्रैटेजी बाहर चली जाती है। अगला है पब्लिक को कॉन्फिडेंस आता नहीं है, क्योंकि कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग पैसा लेके उड़ गए, निकल गए, या धांधलेबाजी कर गए, या टॉप पे बैठे लोगों ने कम पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ़ बना के उनके पैसे का दुरुपयोग कर लिया। कई बार कम शिक्षित लोग उसको करते हैं तो मैनेजरियल स्किल की कमी होती है, तो लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। एफिशिएंटली ना चलाया जाए तो लॉस भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठे आते हैं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, ये भी एक चुनौती है। और किसी की पर्सनल बहुत बड़ी कमाई नहीं होती तो इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक दिक्कत रहती है। और फाइनली, क्योंकि ये एक लिमिटेड स्कोप की कंपनी है तो लिमिटेड जगह रह जाती है, ये पूरे देश भर में, दुनिया भर में नहीं फैल पाती। बहरहाल इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए कई कंपनियां निकली, पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैली। अमूल उनमें से उदाहरण है, लिज्जत पापड़ उदाहरण है। आप चाहते हो क्या उनके ऊपर मैं और उदाहरण और केस स्टडी बनाऊं तो अमूल के ऊपर पूरी केस स्टडी बनाने की इच्छा तो रखता हूं। और दूसरी बात बताऊंगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। आप फेसबुक अकाउंट पर जाइए, वहां पूरा आपको प्रोसेस का शीट मिल जाएगा। अगर आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। बहरहाल 100 बात की एक बात, एजुकेशन पे, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मैं कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूं जिसमें लीडरशिप फनल भी है। इसके अलावा भी बाउंस बैक सीरीज, मैं देश भर में छोटे छोटे शहरों में जाकर के बाउंस बैक सीरीज के इवेंट कर रहा हूं। ये 2 अलग अलग फोन नंबर है, दोनों में से किसी में भी आप काउंसलर को फोन करके पूछ सकते हैं आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। नीचे कॉमेंट बॉक्स के मैंने आपको बता ही दिया, आप अगला केस स्टडी कौन सा देखना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा लिंक। सहकारिता को खोलने और बड़ा करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सब्सक्राइब आसपास सबसे करिए, किसानों को और ऐसे गरीब लोगों को जिनका बहुत शोषण किया जा रहा है, जिनको तंग किया जा रहा है, उनको ये वीडियोस फैलाइए। हो सकता है उनको आइडिया आ जाए और आपस में इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर वो कोई सहकारिता की ऑर्गेनाइजेशन को चालू भी किया जा सकता है। हर उस आदमी तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिसको लगता है कि इस वीडियो से समझ लेकर के, चाहे वो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, फार्मर है, ये कोई भी सोशल रिफॉर्म आप लाना चाहते हैं। याद रखिए, बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं। एक एक लाइक बड़ा कीमती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियोस को देश भर में पहुंचाने के लिए हर बार की तरह बहुत दिल से, बहुत प्रेम से इस बार भी बहुत बहुत धन्यवाद।